नमस्कार, ताज होके बड़ी बहस में आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। हमें और आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हर हिंदुस्तानी ये जानता है, गली नुक्कड़ से लेकर सियासी तकरीरों तक इन पंक्तियों के जरिए एक ही कोशिश की जाती है, वो है भाईचारे का संदेश देने की। स्कूलों में तो ये लाइन बाकायदा तोते की तरह रटाई जाती है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि आज मजहब के नाम पर ही हिंदुस्तान के भाईचारे को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ऐसा करने वालों ने भी ये लाइनें अपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, और अगर आप उनसे ये पूछेंगे तो वो आज भी यही कहेंगे, लेकिन फिर भी भड़काऊ बयान देते वक्त वो ये भूल जाते हैं। और इसीलिए आज ताल ठोक के हमारा पोल क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। और आज का हमारा पोल क्वेश्चन है कि भड़काऊ बयानों के खिलाफ होने वाला एक्शन क्या सेलेक्टिव है, क्योंकि आप बीते दिनों में लगातार देख रहे हैं भड़काऊ बयानबाजी हुई है। ऐसे में जो पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं वो ये हैं कि भड़काऊ बयानों को लेकर जो एक्शन है दरअसल वो सेलेक्टिव है। आपको क्या लगता है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय अपनी इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, पूरी खबर भी आपको डिटेल में बताएंगे कि आज हम ये सवाल आपके लिए क्यों लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारी मान बिंदुओं पर ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, इसलिए इनका सिर काट करके कोई भी लाता है तो पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर 20 लाख रुपए दूंगा, इनके सिर काटना पड़ेंगे। ये राक्षित हैं, बिगर सिर काटे अब ये मानेंगे नहीं। हमारे सिर भी हाजिर हैं और हमारे बाजू भी तैयार हैं। जीवन ईश्वर के हाथ में है, पर जिहादियों के सिर काटने के जो मंसूबे हैं इनको भी भारत परास्त करेगा। जो 2 हत्याएं हुई हैं 6 महीने में, अपराधियों को फांसी पे लटकाना, ये हमारी मांग है। हमेशा सर तन से जुदा नहीं होता, कई बार तन से तन जुदा हो जाता है। महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को बीचों बीच काट दिया था घोड़े समेत, तो तन से तन जुदा हो गया था। वही स्थिति अब इस देश में होने वाली है। सर तन से जुदा नहीं, तन तन से जुदा। तो उदयपुर से लेकर अमरावती तक मजहब के नाम पर हत्याएं हुई, देश को हिलाकर रख दिया। राजधानी दिल्ली में उदयपुर और अमरावती में हुई हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपने हमारी रिपोर्ट में दी थी। नारा ये दिया गया कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। लेकिन इसी दौरान आपने सुना बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे हमारा गला भी हाजिर है, लेकिन हमारे बाजू भी तैयार है। तो दूसरी तरफ धर्मगुरु बाबा श्यामनाथ ये कह रहे हैं कि हमेशा सर तन से जुदा नहीं होता, कई बार तन से तन जुदा हो जाता है। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को बीचों बीच काट दिया था घोड़े समेत, तो तन से तन जुदा हो गया था। वही स्थिति अब इस देश में होने वाली है, ऐसा उनका कहना है। पंचायती निरंजनी अखाड़ा के स्वामी वैराग्यानंद गिरी कह रहे हैं हमारे मान बिंदुओं पर ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, इसलिए इनका सिर काट कर कोई लाता है तो पंचायती अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते 20 लाख रुपए वो देंगे। तो यानी एक के बाद एक भड़काऊ बयानबाजी, भड़काऊ बयानों की कोई कमी नहीं। ऐसे बयान देने वाले एक समाज के हों ऐसा भी नहीं है। लगातार ये बयानबाजी हुई है और इसीलिए आज ताल ठोक कर हम बड़ा सवाल यही पूछ रहे हैं कि अब देश में तेरी कट्टरता वर्सेस मेरी कट्टरता, और उससे भी बड़ा सवाल ये है क्योंकि इस देश में हमेशा कानून के शासन की बात की जाती है, संविधान की बात की जाती है, तो सर के बदले सर, कानून क्या ठेंगे पर है? ये देश अगर कानून से चलता है, और ये देश चलता ही कानून से है एक्चुअली, तो ऐसे में ये बयानबाजी क्यों हो रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमीर जमई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान IIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद मुफ्ती नदीमुद्दीन जुड़ेंगे। मुफ्ती वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज भी हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला सवाल विजय शंकर तिवारी आपसे है, हमारा सर भी तैयार, हमारा सर भी हाजिर है, हमारे बाजू भी तैयार, इसका मतलब क्या है सर? मैं बताता हूँ बाजी क्या है। जब सर काटने के लिए कोई आएगा तो आप बचाएंगे कैसे अपने सर को?
अपने पैर से बचाएंगे, अपने नाखून से बचाएंगे, अपने आँखों से बचाएंगे, अपने कंधे से बचाएंगे, कहाँ से बचाएंगे? बाजू से बचाएंगे ना। तो अगर किसी हमले से आपने बचना है तो आपने अपने बाजू का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारा सिर भी तैयार है, लेकिन हमारा अपना ये वार बचाने के लिए हमारा बाजू भी तैयार है, ये आप समझिए। सर ये कहने की ज़रूरत क्यों आई? ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एक ऐसे टाइम पर जब हेट स्पीच की बात की जा रही है, लगातार इस देश में उसे लेकर बहस छिड़ी हुई है, भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, माहौल क्या है किसी से छिपा नहीं है, फिर इस स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या थी? हाँ बिल्कुल अदिति, बहुत अच्छी बात आपने कही। कल बजरंग दल ने सारे देश में उनके ऐसे संपर्क के नंबर हमने सारे सार्वजनिक किए थे, देश भर में किए थे, उसका लोगों ने विरोध किया। अब आप कल्पना करिए, आप बताइए कि बजरंग दल को केवल इसलिए नंबर दिए गए ताकि अगर उनके पास कोई फ़ोन आता है, उनको करके धमकाया जाता है, और वो धमकाने के बाद, और अच्छा आप ये देखिए कुछ दिनों में केवल धमकाया नहीं गया, वो काम पूरा हुआ। उदयपुर में पहले फ़ोन किया, फिर धमकाया, धमकाने के बाद गला काटा। वैसे ही उमेश का किया, धमकाया, फ़ोन किया और वही उसको मारा। तो ये एक परंपरा पूरे देश में आपको दिखाई, धमकाना, धमकाने के बाद केवल धमकाना धमकाना रह जाएगा, गला नहीं कटेगा, इसकी कोई अब गारंटी नहीं रही है। और सारा हिंदू समाज आशंकित था, और मुझे लगता है सारे देश में एक भय का माहौल बनाने का पूरी कोशिश की गई थी। उस समय हमने पूरे देश में अपने बजरंग दल के नंबर इसलिए दिए कि कई लोग उनके पास धमकाने वाले नंबर आते हैं, फ़ोन आते हैं। क्यों सर, इस देश में बचाना, कानून ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? नहीं सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। आप ये बताइए मुझे कि कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है सर? उसके लिए एक फोर्स है या नहीं है? एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है या नहीं क्रिएट किया गया है सर? फिर तो सब खुद ही बचाव कर ले, पुलिस की जरूरत क्या है सर? अदिति, अगर ऐसा ही है तो जितनी मंत्रालय सेवा के काम के लिए चलते हैं, बहुत सारे काम सामाजिक सेवा के और इस प्रकार के सारे मंत्रालय चलते हैं, एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री चलती है, तो ये सारे, मुझे आप मेरे प्रश्न का उत्तर बताइए कि एनजीओ क्यों चल रहे हैं? ये सामाजिक काम करने के लिए एनजीओ क्यों चल रहे हैं? सर मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं एनजीओ अदिति, नहीं सर, पुलिस की जरूरत क्या है सर? कानून व्यवस्था नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी ऐसे लेकर आप ये बताइए, कानून व्यवस्था। सर सुन लीजिए प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है सर? आप एनजीओ के साथ पुलिस के रोल को कंपेयर नहीं कर सकते सर। एनजीओ के साथ पुलिस और आर्मी के रोल कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं, प्लीज। आप हमारे डीजी मत बनिए, आप हमारे डीजी मत बनिए, आप हमारे डीजी मत बनिए। आपने प्रश्न, सर डीजी नहीं बन रही, सवाल पूछ रही हूँ आपसे सर। आपको सवाल छुप रहा है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल है, और ये मेरा सवाल नहीं है, देश में कई लोगों का सवाल है सर। अदिति आप तो सुन लीजिए ना। हमने कहा बजरंग दल के पास आएंगे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने जाएंगे, जाकर उनकी रिपोर्ट लिखवाएंगे और लिखाने के बाद उसका फॉलो अप करवाएंगे। इसमें कोई असंवैधानिक है क्या? नहीं कर सकता क्या ऐसे? आप इसका मतलब जो कॉलेजेस में जो डेस्क लगती हैं जो एडमिशन के समय में, अच्छा तो आपने ये नंबर सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने के लिए शेयर किए, आप ये कह रहे हैं? अच्छा अब ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं सिर्फ रिपोर्ट, नहीं एक सेकंड सर, सुनिए, आपने ये नंबर सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने के लिए शेयर किए? सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने के लिए? हमने देखो जो नंबर शेयर किए और हमने कल आप पूरा प्रॉपर पढ़िए, उसमें ये है कि लोग फोन करेंगे, वो उनको असिस्ट करेंगे, थाने में जाएंगे, अगर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी थाने में जाएंगे, थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे, उसका फॉलो अप करवाएंगे, पूरा दिन। कल अच्छा ठीक है ना सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर आपने शेयर किए, ये जो नंबर शेयर किए गए, इन नंबरों का यूज सिर्फ थाने में रिपोर्ट लिखाने का है, आप ये कह रहे हैं ना सर? उनका फॉलो अप करना, लोगों को असिस्ट करना, लोगों को एक उनके पास एक संबल है कि हमारी बात सुनने वाला कोई है, और हम उसको लेकर के थाने गए। पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते, आप फॉलो अप नहीं करते। उदयपुर में आपने देखा ना, फॉलो अप नहीं हुआ, फॉलो अप होता तो कन्हैया जिंदा होता। अच्छा तो अब आप ये बता दीजिए, जो पुलिस को असिस्टेंस मिलेगी ये किसी पार्टी विशेष शासित राज्य में मिलेगी या ये ऑल ओवर इंडिया के लिए? अदिति जहां भी उनके पास कोई फोन आएगा,
जहां भी उनको लगेगा कि उनकी बात पुलिस नहीं सुन रही है, वो चाहे कोई प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, वहां पर वो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे, उनको असिस्ट करेंगे, कोई भी प्रदेश हो। अच्छा, आप ये बताइए, बाबा श्यामनाथ पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो कहे तन तन से जुदा, कानून सर तन से जुदा पर तो एक्शन की बात कही जाती है, जो कहे तन तन से जुदा उस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो, जो आपको लगता है संविधान के दायरे के बाहर है तो उस पर आप बात करिए ना, आप बात करिए ना, किसने मना किया है? इसके पहले हुआ नहीं है, इसके पहले नहीं, जो तो मैं आपसे यही सवाल, संसद हुई थी, नहीं सर, उसमें कार्रवाई हुई है ना, हुई है ना, हुई है ना, उसमें हुई है ना। हाँ सर, तो मैं वही कह रही हूँ ना, जो कहे तन तन से जुदा उस पर एक्शन होना चाहिए ना आपके हिसाब से। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात हिंदी में मैंने बोला, अंग्रेजी में तो नहीं बोला, कोई फारसी में नहीं बोला, मैंने उर्दू में भी नहीं बोला। नहीं सर, मैं आपने हिंदी में, मैंने भी सवाल आपके सामने रखा है सर, तो क्लियरली बोलिए ना सर। नहीं, मैंने वही कहा, नहीं, कोई बात नहीं सर, मैंने सवाल और स्पष्टता के साथ आपसे पूछ लिया ना सर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, एक बार हिंदी में समझा दीजिए, मैं आपसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछ रही हूँ, हाँ या ना में बोल दीजिए, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, जिसने कहा तन तन से जुदा उस पर एक्शन होना चाहिए, हाँ या ना, अब ये बोल दीजिए। अदिति नहीं कोई, हाँ तो पूछा ना सर, पूछ तो लिया, जिसने कहा तन तन से जुदा उस पर एक्शन होना चाहिए, हाँ या ना, बस इतना। आप मेरे प्रश्न, आप जो प्रश्न कर रहे हो तो हाँ और ना में मेरे से प्रश्न पूछ लीजिए, मैं हाँ और ना में उत्तर दे दूंगा। हाँ और ना बोलिए। हाँ तो पूछ लिया ना सर, आपसे कितनी बार पूछूं सर, सुन तो लीजिए, मैं भी हिंदी में ही सवाल पूछ रही हूँ सर। आपने तो इतने सारे वाक्य, हिंदी में ही सवाल पूछा है, आपने तो इतने सारे वाक्य बोले, मुझे भी वाक्य अरे सर आप सुनते नहीं है, सुन लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, सुन लीजिए ना सर। अरे मेरे कान है, मेरे कान है, मेरे कान है, अभी पहले भी पूछ चुकी हूँ मैं। मैंने कहा क्या बात है, आपसे आराम से सवाल कर रही हूँ। आपने सुनी थी, आपने एक संसद सुनी थी, आप संसद, आपने संसद, सर मैं संसद के बारे में इस वक्त सवाल नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो कहे तन तन से जुदा उस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? पहले दूसरी कार्रवाइयां करवा लीजिए अदिति, जो सैकड़ों हो चुकी हैं, इसके बाद बात करना। अब पहले सैकड़ों जो तन से जुदा की बात हुई है उन पर कार्रवाई करवा बता दीजिए, कौन सी में आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बता दीजिए आप। हाँ ठीक है, अब आपने बोलना शुरू किया, अब आपने बोलना शुरू किया। अभी आप कह रहे थे हाँ या ना में पूछ लो, तो इस जवाब का नाम, जवाब, ये जो जवाब है सवाल का, वो हाँ है या ना है? एक्शन होना चाहिए तन से तन जुदा करने वालों के खिलाफ या नहीं? इसका जवाब ना मानूं मैं अब कि आपने पिछले, ये कंडीशन मत लगाइए सर, कंडीशन मत लगाइए विजय शंकर तिवारी जी, यही सुनना चाहती थी, मुझे पता था। आप जैसे ही आप उस सवाल को टालमटोल करने लगे, मुझे समझ आ गया था सर, कोई बात नहीं। हाँ सुन लिया सर, मैंने बहुत सुना, आपको बहुत सुना है, हाँ या ना का जवाब में भी आपने इतने वाक्य सुना है मुझे, और सबने सुना, खाली मैंने नहीं, दर्शकों ने भी खूब सुना, खूब सुना। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, देखो इस वक्त देखो ये क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या होड़ चल रही है, क्या होड़ लगी हुई है इस देश में हेट स्पीच को लेकर? स्पीचेस और ऐसी बातों के हम शुरू से विरोधी रहे और हमने शुरू से इस बात के लिए एतराज किया है। हमारे एमआईएम के एजेंडे में कभी ये नहीं रहा कि तन तन से जुदा, सर तन से जुदा, जाने क्या क्या जो नारे सब लगा रहे हैं, ये हमारे एजेंडे में कभी नहीं रहा और हम इसको कभी नहीं पसंद करते, चाहे उदयपुर की घटना हो चाहे कहीं और की घटना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमने सबने कंडेम किया, सबने उसका खंडन किया। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि बजरंग दल के हैं, इन्होंने हाँ और ना में जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस देश में जो बेमानस और जो घृणा और नफरत फैला रहे हैं वो कौन से लोग। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में कहीं तन से जुदा, कहीं तन तन से जुदा, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं धर्म संसद हो रहा है, कहीं कोई गिरफ्तार हो रहा है, कहीं जुबैर गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं मारा जा रहा है, उदयपुर की घटना हो रही है, कहीं अमरावती की घटना हो रही है, गोलियां चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साहब जो है नूपुर को गिरफ्तार किया जाए। पूरा देश जल गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नूपुर को आज तक नहीं गिरफ्तार किया गया, जो बीजेपी की फ्रिंज एलिमेंट है और जिसने ये सारा बवाल देश में पैदा कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी टिप्पणी में कहा था सर कि गिरफ्तार किया जाए?
कहाँ कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि जिस फ्रिंज एलिमेंट ने, नुपुर शर्मा ने जो है वो किया, नफरत का बयान दिया, उसके लिए रेड कारपेट बिछा रही है दिल्ली पुलिस। कहा कि नहीं कहा? और कहा कि नहीं सर, कहा? आप दो बातों पुलिस को फटकार लगाने में, सुन लीजिए मेरी बात सर, पुलिस को फटकार लगाने में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहने में कि गिरफ्तार किया जाए, दोनों में अंतर होता है सर। सुप्रीम कोर्ट को इतना कम में मत आकिए सर। अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति के लिए स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट मत कीजिएगा, डिस्टॉर्ट मत कीजिएगा। याद रखिएगा, आप देश के सर्वोच्च अदालत के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत संभल के सर, बहुत संभल के डॉक्टर अब्दुल मन्नान। ठीक है कैप्टन रिजवी, सब कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ। विजय शंकर तिवारी, एक्शन होना चाहिए तन से तन जुदा करने वालों पर, लेकिन पहले और मामलों में भी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल मन्नान तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लें, देश की सर्वोच्च अदालत क्या कह रही है अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर ले रहे हैं। जो उन्होंने कहा नहीं वो भी बोल दे रहे हैं उनके हवाले से। ये हो क्या रहा है? इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान जी, कैप्टन रिजवी सीधे नुपुर शर्मा को मोर्ते इल्जाम ठहराया और बताया कि देश में जो कुछ भी रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। उदयपुर के घटना की भी जिम्मेदार नुपुर शर्मा। टिप्पणी का मतलब समझते हैं सर? ऑर्डर और टिप्पणी का फर्क समझा सकते हैं? बहस चल रही है, ऑर्डर और टिप्पणी का फर्क समझा सकते हैं? ऑब्जर्वेशन भी बहुत बड़ी बात है मैडम, ये मत समझिए तो जरा संभल के सर, तो जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्लीज इस डिबेट में जो बोलिएगा पहले अपने शब्दों को सुन लीजिए, पहले अपने शब्दों को तोल लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। कोई बात नहीं। कैप्टन रिजवी, देखिए ये कई दिनों से बहस चल रही है और इसके ऊपर तरह तरह के बयानात आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि नुपुर शर्मा वाला मामला था, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया था पार्टी से, एक्शन फौरन लिया गया था। उसके बाद इनके समझ में नहीं आया, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि साहब वो जेल भेज दिए, ये भेज दिए, वो भेज दिए, और सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। तो सोशल मीडिया का ही रिएक्शन हुआ था जो कन्हैया के साथ हुआ। अब ये मैं एक बात पूछना चाहूँगी, यहाँ पे कई एक मुसलमान बैठे हैं, उनसे पूछिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे बाजार से तो ऊपर से एक औरत कूड़ा फेंक दिया करती थी, वो सहनशीलता थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, डालने दिया। एक दिन कूड़ा नहीं आया तो खुद जाके कुंडी खटखटाई और पूछा कि औरत कहाँ, पता चला वो बीमार है औरत, तो मिलने के लिए गए। वो सहनशीलता सिखाते थे, लेकिन वो ये रसूल के कहने पे चल नहीं रहे। नमाज पढ़ के बवाल करते हैं, उसके बाद किसी ने कुछ कहा तो फौरन जाके उसका गर्दन काटते हैं, उसकी वीडियो पूरे में वायरल की जाती है। मेरे समझ में नहीं आता कि गर्दन किस लिए काटी गई कन्हैया की। गर्दन उनकी काटे जाकर के जिन लोगों ने, आईसिस ने, तालिबान ने किस तरह से गर्दनें काटी थी। वो कौन है ये लोग? ये रसूल को मानने वाले हैं या नहीं? ये इस्लाम को मानने वाले हैं या नहीं? इस्लाम में कहां पर है? अगर इस्लाम में ये है तो मेरे समझ से बाहर है कि इस्लाम को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मस्जिदों से आप निकलते हैं, पत्थर फेंकते हैं, मस्जिदों से निकलते हैं, एजुकेशन करते हैं, जरा सी बात आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है सर, जवाब लीजिए। हाजी अंग्रेज, सिलेक्टिव होकर अपने ही समाज के लोगों को जो है आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, जो तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, तन से तन की, दिल्ली में बैठकर खुलेआम सबके सामने, उन पे तो आपने एक शब्द नहीं बोला। आपको सिर्फ मुसलमान नजर आया कि तो होगा ही। कह दिया आप कन्हैया के साथ कैसे हुआ है? मुसलमान जो कह रहे हैं उनका कंडेम पूरे देश के मुसलमान कर रहे हैं। एक व्यक्ति का सारे मुसलमानों से जोड़ने का आपका तरीका बिल्कुल गलत है। आप जो है आप जो एक एजेंडे के तहत बात करते हैं, आप नहीं करनी चाहिए। आपको नई एजेंडे का बात करनी चाहिए, नहीं कोई एजेंडा नहीं है। कन्हैया के साथ जो हुआ है वो गलत है, वो हराम है। आप जैसे जाहिल आदमी जो कन्हैया के साथ हुआ है भड़काने का काम कर रहे हैं देश में लोगों को। आप बताइए जाहिल शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। एक सेकेंड सुन लीजिए मेरी बात। दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं देंगे आप, दूसरों को सर्टिफिकेट मत दीजिएगा इस मंच पर। आपकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है, और चैनल किसी भी पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता है। यहां पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, लेकिन आप दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हाजी अंग्रेज, ये क्लियर होना चाहिए आपको। और डिबेट आपको करनी है, सुन लीजिए मेरी बात, डिबेट आपको करनी है। हाजी अंग्रेज ध्यान से सुन लीजिए, डिबेट कीजिएगा तो तार्किक तरीके से कीजिएगा, निजी हमले बिल्कुल मत कीजिएगा, निजी हमले बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं डिबेट से तभी फौरन आपका ऑडियो डाउन करा दूंगी अगर आप डिबेट तार्किक तौर पर नहीं निजी हमलों के तौर पर लेंगे तो।
बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। बात पूरी कर लीजिए, समझाइए जल्दी से। दोनों के पक्ष की रखेंगे, उसके बाद मुफ्ती कोई भी गलत अगर अपनी मर्यादा से अलग होकर बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, तो दोनों के खिलाफ बोले। तो अभी मैंने क्या कहा है सर, आपने सुना, उसमें वक्त आप मत जाया कीजिए, दर्शक समझ गए मैंने क्या कहा है। आपको अगर कोई तर्क रखना है, कोई तार्किक तौर पर बात करनी है तो वो बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं अदिति जी, जो आज नारा लगा है दिल्ली में कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी, इन्हें जेल में कब डाला जाएगा, जैसे और लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने अगर किसी ने कोई बात कही है सर तन से जुदा की, तो हमने डिमांड की आपके चैनल से और चैनलों से कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे भाई तिवारी जी बैठे हैं, विजय शंकर तिवारी जी, ये आज गोलमोल बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तक तो ये कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। अब जब इनके ही लोग तन से जुदा की बात कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी, ये जेल में सलाखों के पीछे कब जाएंगे, ये आतंकवादी देश विरोधी लोग कब जेल में जाएंगे, भगवाधारी गुंडे। जवाब ले लीजिए विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी, उसके बाद मुफ्ती वजाहत, जल्दी जल्दी प्लीज। बिल्कुल अदिति, मैं बिल्कुल उत्तर देता हूँ। देखो ये जो चर्चा कर रहे थे, कोई रंगरेज चर्चा कर रहे थे क्या, कौन बात कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, टीवी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप, हाँ देखो आप रंगरेज जी, हाँ अब आप ये देखिए कि हिंदू समाज कितना व्यथित हो गया होगा, अंदर से कितना उबल रहा होगा, अंदर से कितना भयंकर हो गया होगा, जो कभी एक शब्द नहीं बोलता, जो कभी एक लाठी नहीं उठाता है, जो केवल शांत रहता है, जो इतना करने के बाद भी शांत रहता है, उसको आज वहां पर खड़े होकर ये बोलना पड़ा, वो कितना व्यथित हो रहा होगा, कितना अंदर से दुखी होगा। एक बात तो ये, कानून का डंडा रंगरेज जी वो सबके लिए है। हत्या हिंदू करेगा तो उसको भी कानून का डंडा पड़ेगा, और मुसलमान करेगा तो उसको भी पड़ेगा, हम करेंगे तो हम भी पड़ेगा। वो कानून का डंडा सबके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली में तन से जुदा का, मुझे मत बताइए, उसके खिलाफ कानून अपना काम करे, उन्हें जेल में डाले। विजय शंकर जी आप कहिए अपने मुंह से ये बात। रंगरेज जैसे आप कल तक डिमांड कर रहे थे कि जो तन से जुदा की बात करते हैं उनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, आज आपकी सहनशीलता दिखाई देगी और आपके देश हित में आप कितने देश हित के लोग हैं आज लोगों को पता लग जाएगा। अगर आप क्या है, आपका अंदर दिल में क्या लेके बैठे, कितना जहर लेके बैठे, उसके मन से डिबेट में सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। आपने अपनी बात रख ली सर, आपने बात रख ली, ऑडियो डाउन कर दीजिएगा, ऑडियो डाउन कर दीजिएगा, इंटरप्ट करेंगे तो फौरन बोलिए। मैं ये कह रहा हूं रंगरेज, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में संविधान का राज्य है, कोई गुंडा राज्य नहीं है। किसी की तलवारबाजी, और जिसकी तलवारबाजी चली है, जो तलवारबाजियां चली हैं, जो चाकूबाजी हुई है, उसके कारण ये मन की व्यथा निकली है। लेकिन अगर कोई ये करेगा तो आपको क्या लगता है कि कानून काम नहीं, मेरे कहने से रुक जाएगा, मेरे कहने से नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, राजस्थान में ऐसा हुआ है, राजस्थान में चिश्ती दरगाह के जी आप ये कह रहे हैं, बस अब जब तक ये कहा सर तन से तन जुदा करने की बात की तब तो ठीक है, जब हो जाए तो एक्शन हो, आप ये कह रहे हैं, क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं आप क्लैरिटी के लिए? हाँ आदित्य, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भाषण भी देता है, अगर कोई कहता भी है, अगर कोई उकसाता भी है, तो वो पुलिस है, पुलिस के जो अधिकार है, पुलिस अपना अधिकार पूरा करती है। हम अगर कहते हैं, ये लोग भी कह सकते हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन इनके कहने का अधिकार इन्होंने रखा हुआ है क्या अपने पास? ये बोलने के अधिकारी हैं क्या? अब तक ये हत्यारों को बचाते रहे, अब तक ये लोगों को धमकियां दिलवाते रहे, और अब ये कह रहे हैं, ये इनके पास अधिकार है क्या? हम कहते हैं ये कह सकते हैं, लेकिन इनके पास अधिकार नहीं है कहने का। आज जंतर मंतर में वो उनके अंदर की जो ज्वाला निकली है, वो वर्षानुवर्ष की ज्वाला है, जो आप कमलेश तिवारी को काट दिया, कन्हैया को काट दिया, उमेश को काट दिया। हेट स्पीच का अधिकार तो किसी के पास नहीं है, इस पर कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मुफ्ती वजाहत कासमी, आदित्य, मैं आपकी बहस को सुन रहा हूं बहुत ध्यान से। दरअसल ये सर तन से जुदा के नारे भी पूरे देश में लगे, सबने देखा, और प्रैक्टिकली भी लोगों ने दिखाया है करके। और जैसे कि एनआईए उस पर काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें, तथ्य सामने आ रहे हैं निकल करके। मैं बार बार ये एक बात कहता रहा हूं कि
जो मुस्लिम लीडरशिप है और मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इन नौजवानों को तरबियत देने में नाकाम रहे हैं और ये हमारी कहीं ना कहीं फेल होने की निशानी है। और हमें ये स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ, ये तशद्दुद, ये नफरत अंदर थी कहीं ना कहीं, इसलिए वो बाहर आई है निकल करके। और जो अभी ज़्यादातर मैं अपने स्कॉलर्स को देख रहा हूँ या पैनलिस्ट जो हैं वो, और कई दिन से लगातार देख रहा हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम उनका दिफा करने के लिए क्यों आते हैं यहाँ पर। हम उदयपुर का दिफा अच्छा क्या करते हैं, बड़ी होशियारी से बात करते हैं आदित्य। होशियारी ये है कि हम तो मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन घुमा फिरा के फिर कहेंगे कि वो नूपुर का रिएक्शन था। अब रिएक्शन की बात आई है तो ये तन से तन जुदा वाली बात भी आ गई है सामने, और रिएक्शन की बात आई है तो फिर धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट भी आ रहे हैं। और फिर भी मैं एक बात कहूँगा जी के माध्यम से कि इस धर्म के यानी इस देश के 100 करोड़ सनातनी वो फिर भी बहुत सब्र वाले और बहुत शांत और कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं कि उन्होंने देश में इस तरह का बवाल नहीं किया कि जो कानून को अपने हाथ में ले लिया हो या लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया हो। अब हालात ये देखिएगा कि उदयपुर में इतना बड़ा कांड हुआ और अमरावती में इतना बड़ा कांड हुआ और लोग क्या कहते हैं कि घटना हो गई। मैंने एक पैनलिस्ट को एक दिन ये कहते सुना कि वो हमारे ही लोग हैं, गुमराह हो गए, भटक गए। तो मैं समझता हूं कि गलती स्वीकारने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, उसका इलाज हमें ढूंढना चाहिए। बीमारी डॉक्टर को बता देनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसीज अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अभी एक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे, सुनिए, एक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने निंदा कर दी। निंदा की नहीं, बाकायदा उन पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि ये तो नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब ये था कि और होगा। तो आप इस तरह की बातें देश में ना कीजिए बैठ करके। देश हम सब का देश है, हम सब इसमें साझेदार हैं। राष्ट्रवाद का तकाजा यह है कि हम सब मिलजुल करके एक दूसरे के साथ खड़े होकर के इस पर काम करें, ना कि हम उनको बचाएं। अब ये देखिए कि ये सर तन से जुदा का नारा इंडिया का है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, उसका नारा है। आपने जो बातें उठाई है प्लीज मैं उस पर जवाब लेना चाहती हूँ। मुफ्ती नदीमुद्दीन, इस पर आप जवाब दीजिए। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रिलीजियस लीडरशिप है वो भी फेल हो गई है, सेलेक्टिव अप्रोच है जब इस तरह के मामले आते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम युवा है उसे सही रास्ता नहीं दिखाया गया। नहीं, मैं मुफ्ती साहब की बात से इत्तेफाक भी करता हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नुपुर शर्मा का मामला डायलॉग का था, इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना के मुसलमानों ने गलती किया और इसको रोड पर ला करके और बड़ी गलती किया। जो लोग तन सर से जुदा करने का नारा लगा रहे हैं, अगर वो गैर इस्लामी है तो खुल के क्यों नहीं कह रहे कि वो आतंकवादी हैं और वो मुसलमान नहीं है। जब तक उनको आतंकवादी और आप मुसलमान नहीं बोलेंगे मामला खत्म होने वाला नहीं है। और मुसलमानों को सड़कों पर आकर के विरोध करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि तन सर से जुदा करने का नारा गैर इस्लामी है, ये आतंकवादी है और ये मुसलमान नहीं है। मैं कहता हूँ कन्हैया लाल जी की जिसने हत्या की, कितने मुसलमान उनके घर गए? हमारी लीडरशिप को जाके कहना चाहिए था कि इस्लाम ये नहीं सिखाता। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, बहुत अच्छी बात आपने की है सर, ये अच्छी बात आपने की है सर। आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को आना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था, मार्च करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं ऐसा मार्च रखा? आपने खुद ही ऐसे मार्च कर। सर ऐसी बातें सिर्फ डिबेट में ही होती हैं सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग सरतन से जुदा करने का नारा लगा रहे वो आतंकवादी है, उनको आप मुसलमान मत कहिए। यही इसका नारा, यही इसका जवाब है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं। एक बात है, दूसरे क्या है, हिंदू और मुसलमान के दोनों धर्म गुरु आपस में बात करें और प्यार और मोहब्बत के साथ कोई रास्ता निकाले। एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ निंदा करने से नहीं, आज मुफ्ती वजाहत कासिमी को मैं सैल्यूट करते हुए मैं सही कहता हूँ, उन्होंने सही कहा कि हम नाकाम हो गए, अपने बच्चों को गुमराह होने से हम नहीं बचा सके। आज भी वक्त है, बचाइए और कहिए कि आतंकवाद, दहशतगर्द इस्लाम का लेना देना नहीं है और गुस्ताखे रसूल की सजा तनसर से जुदा करना नहीं है। रसूल ने अपने विरोधियों को माफ किया है, गले लगाया है। ये जो लोग काम कर रहे हैं गैर इस्लामी है और इस्लाम के मानने वाले नहीं है।
ठीक है, इस पे तो मैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान का जवाब लूंगी। आपने जो कहा वो कह भी नहीं पाई है, या थोड़ी देर पहले मुफ्ती वजाहत साहब ने जो कहा वो भी नहीं कह पाए वो, और सवाल वजाहत साहब के जो सवाल थे वो तो डॉक्टर अब्दुल मन्नान से ही थे। देखिए अदिति जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा और हंसी भी आ रही है इनकी बातों पर कि आज डिबेट हो रहा है तन तन से जुदा। आज इस पे हो रहा है कि जो लोगों ने कहा कि तन तन से जुदा कर दिया जाएगा, उसके ऊपर बहस ना करके दो मौलवी जो आपने बिठा रखे हैं, इन्होंने कहा कि ये सत्तन से जुदा वाले नारे पर करना चाहिए। सत्तन से जुदा का नारा इंडिया में नहीं आया, ये नारा पाकिस्तान में तुकबंदी किया गया और तुकबंदी में ये लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है किसी भी मुस्लिम संगठन ने, किसी भी मुस्लिम पार्टी ने, किसी भी सेकुलर आदमी ने भारत में इस नारे का ना समर्थन किया, ना उदयपुर के घटना का समर्थन किया, ना कोई और समर्थन किया। लेकिन आज विजय शंकर तिवारी जी, डॉक्टर अब्दुल मन्नान में ये समझना चाह रही है, इसमें हंसने की बात क्या थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। एक सेकंड आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। हंसने की बात इसलिए आ रही है, उन्होंने कहा कि ये नूपुर शर्मा का रिएक्शन है। आ रहा है कि तन तन से जुदा पर बहस है कि ये सत्तन से जुदा पर बहस। आज तो आपने बहस ये रखी थी कि जो अरे सर तन से जुदा पर कार्रवाई तो करा लो, फिर तन से जुदा पर भी कर लेंगे। दो मौलवी बिठा के आप जो है उल्टा आप काम कर रहे हो। अरे आप आज बोले ना कि आज जो तन तन से जुदा किया गया है, ये दोनों मौलवी आपको अब्दुल मन्नान थोड़ी शर्म आ रही है? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ के 100 करोड़ सनातनियों ने सब्र का पैमाना बहुत ऊंचा कर दिया है। जी, सबर का पैमाना ऊंचा कर दिया था मौलवी। अरे यहाँ के सनातन धर्म के लोगों ने इतना बड़ा सबर किया, आप सोच नहीं सकते। आप तो करोगे ही नहीं ये सबर, आप तो देश में आग लगा देते अगर आपके साथ ये घटना हो जाती। अरे अब्दुल मन्नान साहब, अगर आपके आदमी के साथ ये घटना हो जाती, आप पूरे देश में आग लगा देते। 100 करोड़ सनातन धर्म के लोग सत्ता होते हुए, ताकत होते हुए सबर करे बैठे हैं, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। टॉपिक से किस तरह से हटे हुए? नाथूराम गोडसे किस धर्म से पढ़ के आया? अरे टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे प्रवक्ता हो, टॉपिक को आप नहीं समझ पाए, टॉपिक को आप नहीं समझ पाए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कन्हैया लाल के कत्ल के अगले ही दिन कहा कि नूपुर का रिएक्शन है। पैसों पर पेमेंट पे आके टीवी पे बैठ जाते हो, आप सनातन धर्म के लोगों का सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। एक प्रवक्ता ने अगर आज कुछ कहा, उसको मुद्दा बनाना चाहते हो। मर्डर तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है, आतंकवाद तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है, कन्हैया लाल खत्म हो गया वो मुद्दा नहीं है, किसी ने एक वाक्य बोल दिया वो मुद्दा हो गया आपके लिए। वाह भाई वाह। सीधी बात बोलो, सीधी बात जिसमें बहस हो रही है वहां बोलो। तन तन से जुदा का क्या जवाब है? क्या सजा है तन तन से जुदा पर? सुनो मैं दे रहा हूं जवाब, सुन लीजिए 1 मिनट अब्दुल मन्नान। हाँ सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। तुम तौकीर रजा के खिलाफ नहीं बोल सकते, ओवैसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, मदनी के खिलाफ नहीं बोल सकते। बस एक वाक्य हाथ लग गया, तुम इसी में दोनों मर्डर को निपटाना चाहते हो, पूरे आतंकवाद को निपटाना चाहते हो। चले जाओ मुसलमानों के बीच में, अगर तुम्हारी हिम्मत है चले जाओ मुसलमानों के बीच में, बता दो अपना प्रवचन जो दे रहे हो। मुसलमानों में जाने के बीच में हिम्मत नहीं, टीवी पे। अच्छा डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आप उन्हें डरा रहे हैं इस डिबेट में बैठकर? नहीं, आप उन्हें बैठकर डिबेट में डरा रहे हैं क्या? 1 सेकंड रुकिएगा जरा, मुफ्ती वजाहत कासमी 1 सेकंड रुक जाइए सर जरा। आप तो गए थे जनता के बीच में डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आप मुफ्ती वजाहत कासमी से कह रहे हैं ना चले जाओ मुसलमानों के बीच में, आप तो गए थे, आप गए थे ना उत्तर प्रदेश इलेक्शन में, भूल गए डरने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हाथ आया, गए थे, कितने महीने हुए हैं क्या हाथ आया? कितना साथ मिला था आपको? कितना साथ मिला था? जिनकी आवाज बनने का आप दावा कर रहे हैं और उन पर तंज कर रहे हैं और उन्हें ललकार रहे हैं कि वो जाए मुसलमानों के बीच, आपको कितना उन्होंने वोट दिया था? आपको कितना लीडरशिप दी? आपके नेता जाकर तो चिल्लाते थे, यादवों ने चुना अपना सीएम, ठाकुरों ने चुना, पिछड़ों ने चुन लिया, मुसलमानों अपना नेता चुन लो। नहीं चुना मुसलमानों ने, उस पर क्या कहेंगे आप? और यहाँ आप कह रहे हैं कि ये जाएं और वहां जाकर बोलें, मुसलमानों के बीच जाकर बोलें। डॉक्टर अब्दुल मन्नान क्या हुआ? अदिति जी, ऐसा है कि किसी देरवश मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, लेकिन एक बात बता दें कि जहां हमने कदम रख दिया वो मैदान छोटा पड़ गया। लाखों लाख हजारों हजार की तादाद में हमें सुनने आते हैं लोग, हमारे लिए जोकर को देखने बहुत लोग आते हैं, बंदर का तमाशा देखने भी बहुत लोग आते हैं, रीछ का नाच देखने भी बहुत लोग आते हैं, और सर्कस में नुमाइशों में बहुत लोग आते हैं। तो वो भी एक जोकर है, वो तो खुद कहते हैं हम जोकर हैं, वो तो खुद कहते हैं हम लैला है, मजनू है। चले जाए अपनी कौम के बीच में। अरे भाई वो जोकर है, जोकर को देखने भीड़ आई जाती है, इसमें क्या बात है? पता नहीं कहां से लाके आप बिठा लेती हो टीवी पे, चैनल पे।
जिनको ना कोई नॉलेज है ना कोई ज्ञान है। हाय हाय हाय, आप कितने सुनिए, पढ़े लिखे जहाँ हो, से- सुनिए सर, तुम्हारा सेंस इस तरह की दिख रहा भाषा है। का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कहां से लाकर बैठा कहां देते से आए हैं? हो एक टीवी पर? सेकेंड सुन लीजिए, टीवी आपका तुम कहां से आए हो एकाधिकार नहीं है टीवी टीवी पर? पर आपका। डॉक्टर अब्दुल किसने मन्नान, ये तुम्हें आपकी बुलाया? पार्टी उसने का। हमें बुलाया है। आप ना अरे बताइए जिसने टीवी तुम्हें चैनल को बुलाया, कि किसे उसने हमें बुलाया बुलाया और है। किसे नहीं, क्योंकि वो एक सोच पर सवाल उठा रहे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो विक्टिम नैरेटिव पेंट करते हैं ना, आप तो विक्टिम नैरेटिव पेंट करते हैं जब एक्शन होने लगता है। अरे और जब टीवी एक्शन पर होने लगता है जिसने तो पहले आपको आप बुलाया, पूछते हैं, उसने हमें आपने बुलाया उनके है। खिलाफ एक्शन लिया आप था, कहां से आए हो? इनके खिलाफ लिया था। आज आपको बुरा लग रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि अंदरूनी सुधार की जरूरत है, मुस्लिम समाज में सुधार की जरूरत है, आपको बुरा लग रहा है इस वक्त। कैप्टन रिजवी याद उठा रहे, सुन लीजिए जवाब, उनसे भी सुन लीजिए बात। ये अब्दुल मन्नान साहब जो हैं, इन्होंने ठेका ले रखा सारे मुसलमानों का कि मुसलमानों के बीच में कैसे जाओगे। एक तो आप लोगों ने, मैं तो इनको कहता हूं या इनकी पार्टी को कहता हूं, उनके जो ऊपर की लीडरशिप कहता है, इन्होंने खुद सॉफ्ट टेररिज्म फैला रखा मुसलमानों के बीच में। सॉफ्ट टेररिज्म है इनका, इनकी पार्टी सॉफ्ट टेररिज्म फैला रही है। ये कोई सोशल वर्क नहीं करते हैं, ये मुसलमानों को यूज करते हैं, उन गरीबों को यूज करते हैं जाकर के। कभी बिहार चले जाते हैं, कभी कलकत्ता चले जाते हैं, कभी अब यूपी के अंदर इनका बुरा हाल हुआ। इस तरह की लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोग बैठ करके। इनकी सुपीरियर जो सुप्रीम लीडरशिप है वो भी इसी तरह की बकवास करती रहती है, मुसलमानों को भड़काती है। मुसलमानों के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ टीवी डिबेट के ऊपर बैठ करके ये बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। मुसलमानों के बीच में हम जाके दिखाते हैं, आप लोग खुद गलत हो, मुसलमानों को गलत गुमराह कर रहे हो। उनकी आप लोगों ने मुस्तकबिल खराब करके रख दिया, उनकी एजुकेशन आपने खराब करके रख दी है। आपकी राजनीति में मुसलमान पीछे गया है, हिंदुओं का कोई रोकते हैं। 100 करोड़ की, सही कह रहे हैं कि 100 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, वाकई में वो लोग सहनशील है। वरना कभी वो उठ खड़े हुए तो आप दिखाई नहीं दोगे अब्दुल मन्नान साहब, आपकी पार्टी नजर आएगी और मुसलमानों का नुकसान होगा। मैं फिर कहता हूं नुकसान हो जाएगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं। इन पार्टियों को बैन लगाना चाहिए। ये सॉफ्ट टेररिज्म फैला रहे भारत के अंदर। रुकिएगा ये सर, सॉफ्ट एक सेकंड हैदराबाद, एक सेकंड रुक जाइए खुल सर, के मैं एक कह रहा हूं, सेकंड रुक चैलेंज करता हूं जाइए। मैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, इसमें इतना कोई हंसने की बात नहीं है, ये बहुत संजीदा डिस्कशन है, इसे गंभीरता के साथ कीजिए। मजाक नहीं हो रहा है ये मजाक नहीं है इस वक्त। अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे नफरत का माहौल और ऐसा माहौल और वैसा माहौल इस देश में बना दिया है। आदित्य जी जिस तरह से भाव भाव कर रहे हैं आके बैठ के बहुत सारे लोग, जिनको बिठा दिया है लाके आपने। आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए, आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। और मैं यहाँ दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय को हम एंडोर्स नहीं करते, बिल्कुल नहीं हम बर्दाश्त की मर्यादित जाएगी ये तरीके भाषा। से बहस में यकीन रखते हैं। अपनी भाषा पर संयम रखिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए। हमें नहीं देखना है। एक सेकेंड साध्वी प्रज्ञा भारती, एक सेकेंड। यहाँ पर तन से जुदा के खिलाफ कई आवाजें हैं, तन से जुदा, उस पर आपकी क्या राय है? अदिति देखिए, सबसे पहली बात, हमें ये कट्टरता जो मुद्दा है उसको एड्रेस करना होगा। अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं, वैदिक संस्कृति की बात करूं, तो हमारी तो वो संस्कृति है जो हमें ये सिखाती है, अयम निजा परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हम तो उदार चरित्र वाले हैं, सदा से ही सहिष्णुता के प्रमाण रहे हैं। लेकिन सहिष्णुता का मतलब ये नहीं है कि उसे हमारी चुप्पी समझ लिया जाए और जानबूझकर हिंदुओं पर निशाना साधा जाए, भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया जाए, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन कट्टरता किसी भी धर्म की हो, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। क्योंकि अदिति, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कौन है जो हमारे यूथ का माइंड टेलिबनाइज कर रहा है, उनका माइंडसेट रेडिकलाइज कर रहा है। हमें मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि आप इस चीज को देखिए कि जितने भी पास्ट रीसेंट इंसिडेंट्स अभी हमारे सामने आए हैं, चाहे वो उदयपुर की बर्बरता से की हुई हत्या थी कन्हैया लाल की, या फिर उमेश कोहले के साथ जो इंसिडेंट हुआ, क्या देश माफ कर पाएगा? जिन लोगों ने किया है, देश माफ कभी नहीं कर पाएगा। देश कभी नहीं भूल पाएगा काले दिन थे भारतीय इतिहास में। तो कौन है इस माइंडसेट के पीछे, कौन है जो उन्हें बरगला रहे हैं? उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उनका सामूहिक रूप से बहिष्कार करना होगा, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेना होगा। और अदिति, मैं ये भी कहूंगी, डॉक्टर अब्दुल जो यहाँ पर बैठकर ऐसे इगोइस्टिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्हें जाकर अकबरुद्दीन ओवैसी से प्रश्न पूछना चाहिए कि उसको किसने अधिकार दिया हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का, किसने अधिकार दिया? और उसके बाद भी हम कानून का रास्ता अपनाते हैं। जब इन्होंने
लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो अभी यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा भारती ने कहा, उस पर आप क्या जवाब देंगे? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी मैं डॉक्टर मन्नान, डॉक्टर अब्दुल मन्नान आप ही हैं AIMIM के प्रवक्ता सर? जी आप ही से पूछ रही हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी आप ही की पार्टी से है ना सर? जी, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर हैदराबाद में एक मुकदमा कायम किया गया भड़काऊ भाषण का। उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे। लंदन से लौट के आए, एयरपोर्ट पे हैदराबाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महीनों वो जेल उन्होंने आपसे जो सवाल पूछा वो हिंदू देवी देवताओं के मजाक से जुड़ा हुआ जो वीडियो उनका वायरल हो रहा हुआ, उस पर उनका सवाल था। आप जवाब दें उस पर। वो जेल गए। आप जो स्टेटमेंट आप जो कह रहे हैं ना सर, आपके नॉलेज के लिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो बाइज्जत बरी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं, मैं अदालतों को क्वेश्चन नहीं करती सर, आपकी तरह मैं अदालतों को क्वेश्चन नहीं करती हूँ। आपकी बेहतर समझ के लिए मैं अदालतों को क्वेश्चन नहीं करती हूँ। पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था या नहीं दिया था, ये बता दीजिए आप मुझे। स्टेटमेंट दिया था या नहीं दिया था? उससे इंकार कर रहे हैं क्या आप? उससे इंकार कर रहे हैं कि स्टेटमेंट नहीं दिया? 15 मिनट को पुलिस हटाने की बात किसने कही थी? नहीं कही थी। और आपसे जो सवाल था साध्वी प्रज्ञा भारती का, वो सवाल था हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने से जुड़ा हुआ। आप दूसरों को मजाक बताते हैं। आपको चाहे मुफ्ती नदीमुद्दीन हो, चाहे मुफ्ती वजाहत हो, आप सबको मजाक समझते हैं, क्योंकि जो आपकी बात नहीं मानता वो मजाक ही है। जो आपकी बात नहीं मानता वो आपके लिए मजाक है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे समझा रहे थे ना। आप समझिए टॉपिक क्या है आज का। नहीं, सुन लीजिए, आपको टॉपिक नहीं समझ आया था। टॉपिक है तन से जुदा और तन से जुदा दोनों आज के टॉपिक हैं। आपको समझ नहीं आया? नहीं, आपको समझ नहीं आया। मुफ्ती नदीमुद्दीन, इनको समझ नहीं आया, इन्हें बुरा लग रहा है। आपने जो इन्हें समझाने की कोशिश की है ना, अभी थोड़ी देर पहले ये मुफ्ती वजाहत को ललकार रहे थे कि जाइए मुसलमानों के बीच जाइए, उनको दीजिएगा ये प्रवचन। इन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये कह रहे थे आप और मुफ्ती वजाहत जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रवचन है, और ललकार रहे थे कि मुसलमानों के बीच जाकर कहिए ये बातें। आपका जवाब? क्या नहीं करना चाहिए? आज मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज होने से बचाने की जरूरत है, चाहे हिंदू का यूथ हो या मुसलमान का यूथ हो। मैं कहता हूं कि दोनों धर्मगुरु आपस में बैठ करके बात करके जो ये तनावपूर्ण माहौल है, इस तनावपूर्ण माहौल से निकालने की जरूरत है। तन सर से जुदा का नारा जिसने लगाया हो, या हिंदुओं की तरफ से लग रहा हो, मुसलमानों की तरफ से लग रहा हो, कानून अपना काम करेगा और कानून को काम करना चाहिए। मगर हम लोग यहाँ पर बैठ करके भड़काने के बजाय अमन शांति का रास्ता कैसे निकलेगा, कैसा हमारा यूथ देश के अंदर प्रगतिशील देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा यूथ क्या कर सकता है, हमें इसकी जरूरत है। रहा सवाल कि गुस्ताखे रसूल की सजा क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो हमारा अदालत तय करेगा। अदालत देश का संविधान तय करेगा। हम अपने हाथ में कानून लेकर के तय करने वाले नहीं। लेकिन रसूल की तालीम क्या है? माफ करो, गले लगाओ। रसूल ने अपने दुश्मनों को मारने का कहीं हुक्म नहीं दिया। पूरी नबी की जिंदगी उठाइए, ताइफ के मैदानों में जिन लोगों ने नबी पर अटैक किया, नबी ने माफ कर दिया। मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने कहा कि रसूल झूठे हैं, झूठे नबूवत का दावा किया। मन्नान जी को पता नहीं है क्या? मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, ये पता नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान को ये पता नहीं है सर? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम कि उनको पता है नहीं पता है। मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने नहीं आया। मैं कहने आया हूँ कि देश को आग में झोंको मत। जब आग लगती है तो पानी डालो, आग को आग से मत बढ़ाओ। खुदा के लिए ये देश अपना है। इस देश में जितना मुसलमान सुरक्षित है, दुनिया में कहीं नहीं सुरक्षित है। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि भारत का मुसलमान। कहा डॉक्टर अब्दुल मन्नान की पार्टी तो कहती है मुसलमान खतरे में है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान की पार्टी तो कहती है मुसलमान खतरे में है। क्यों डॉक्टर अब्दुल मन्नान? ये तो कह रहे हैं कि जितना सुरक्षित भारत में है, आजादी है, दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे भारतीय होने पर फख्र है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान जी, भारतीय होने पर हमें भी फख्र है। और भारतीय हम हैं, हमारे पूरे 7 पुष्ट भारतीय हैं। और भारत में ही रह के, भारत में ही की राजनीति में हम हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। और वो लोग जो बीजेपी के एजेंट हैं, वो हमको ये भारतीयता ना सिखाएं। हमें ये बताइए कि आज तक
भगवान कृष्ण के बारे में या भगवान राम के बारे में। जो आपकी भाषा नहीं बोलता वो बीजेपी का एजेंट है यार, वो तो आपकी पार्टी पर लगता है बीजेपी की बी टीम होने का सर। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, जो आपकी भाषा आपकी बोली नहीं बोलता वो बीजेपी का एजेंट है। और वैसे बीजेपी की बी टीम का आरोप तो आपकी पार्टी पर लगता है सर, आप दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आरोप तो लगता रहता है मैडम, जैसे आपको गोदी मीडिया कहा जाता है वैसे हमें भी बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, तो उसमें अरे सर मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए सर, आप अपनी चिंता। नहीं, मैं तो जनता की अदालत में रोज चली जाती हूँ सर, सुन तो लीजिए, सुनिए ध्यान से सुनिएगा सर। मैं तो जनता की अदालत में रोज जाती हूँ सर, और जनता मेरा शो देखती है सर, तो आपको तो जवाब वही मिल जाता है। आप ही मेरे शो में भागे भागे चले आते हैं सर। सुनिए ना, सुनिए आप आ जाते हैं मेरे शो में क्योंकि जनता देखती है मेरा शो। तो सर्टिफिकेट मुझे आपका चाहिए नहीं, अभी आप दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे थे ना सर, और आप कैसे बात करेंगे सर? आपको तो जनता ने नकार दिया था ना सर, मुझे तो सर्टिफिकेट जनता देती है। सुन लीजिए, मेरा सर्टिफिकेट तो जनता है, मेरा शो देखा जाता है, ये ताल ठोक के जो बहस है ये देखी जाती है, जनता को अच्छी लगती है। आप क्या करेंगे, आप कैसे कहेंगे जनता पसंद करती है आपको? यूपी में तो नकार दिया आपको, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए सर, तो बातें ऐसी कीजिएगा जिन्हें आप डिफेंड कर पाए सर, जिन्हें आप डिफेंड कर पाए। मुद्दे पर आ जाइए अब, और आप मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए सर, मुद्दे पर आ जाइए, तथ्य पर बात करिए, मुद्दे पर आ जाइए, तथ्य पर बात कर लीजिए। हाँ, मुद्दे पर आ जाइए, तन पर बात सुन लीजिए। तन सर, तन से जुदा, तन से जुदा आज का मुद्दा ये है सर, सुन लीजिए सर, तन से जुदा की बस निंदा करके रुक गए आप सर। अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती वजाहत कासमी कह रहे थे कि किसकी फेलियर है, उस पर आपने चुप्पी साध ली। आपके नेता की नाकामी भी वो आपको बता रहे थे, मुस्कुरा रहे हैं अभी वो, उस पर भी आप चुप्पी साध गए सर। मेरे नेता की कहीं नाकामी नहीं है, मेरा नेता ऐसा है कि जो भारत में आज सितारे की तरह चमक रहा है, और नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई भी मर्द तन के खड़ा हुआ है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। और हम जहाँ कदम रख देते हैं, वोट मिला या ना मिला, सुनिए ये शब्दों का ना थोड़ा सा चयन ढंग से किया कीजिए सर, थोड़ा ढंग से किया कीजिए चयन, कुछ भी शब्द मत बोला कीजिए सर। आपकी राजनीति को लेकर सवाल है सर, खुद ही को सर्टिफिकेट देने चल पड़े हैं सर, आप खुद ही चल पड़े हैं सर। भाषा तो कम से कम सोच समझ कर बोला कीजिए, थोड़ा सा संयमित भाषा का इस्तेमाल किया कीजिए सर। ये जो दर्शक है ना, जिस अदालत में मैं जाती हूँ, आज मुझे रिजेक्ट कर देंगे, जानते हैं क्यों? आज मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे डर लग रहा है आज। क्यों? क्योंकि आप इतनी गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी इस डिबेट में है सर, फिर भी इस डिबेट में है। तब से मैं इंतजार कर रही हूँ कि तार्किक तौर पर कोई दो बातें आप कर लें, कोई दो बातें कर लें। अब सुन लीजिए, आप तो नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए मुझे मुफ्ती वजाहत सही, मैं उनका कमेंट ले लेती हूँ, छोड़ दीजिए, मुफ्ती वजाहत का कमेंट ले लेती हूँ। मुफ्ती वजाहत जी, अब इनको चुप कर लीजिए प्लीज, एक मिनट मुफ्ती मैं वजाहत खत्म करूंगा। अब आप इनका डबल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, इनका डबल चेहरा देखिएगा आप। ये गोदी मीडिया कह रहे हैं और मीडिया में आके ये खुद बात करते हैं, और कितनी गंदी लैंग्वेज, कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल है, और फिर भी गोदी मीडिया है। अभी आदरणीय साध्वी जी कह रही थी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन्होंने बताया अदालत ने ऐसा किया वैसा किया। कानून ने तो अपना काम किया, लेकिन इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्योंकि आपने वो उनका पॉइंट उठाया है तो मैं आपको बता देती हूँ सर। एक सेकंड रुक जाएगा सर, एक सेकंड रुक जाइएगा। डॉक्टर अब्दुल मन्नान या किसी के भी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। हम रोज जनता की अदालत में जाते हैं, और जिन्हें जनता सिरे से नकार चुकी हो, जिन्हें जनता सिरे से खारिज कर चुकी हो, उनके सर्टिफिकेट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। अब वो अपनी नाकामी, ये सिखाया गया मुझे कि जब तर्कों की कंगाली होती है तो निजी हमले होते हैं, तो मैं उनकी इस बौखलाहट को समझ सकती हूँ। सर हम आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मुफ्ती वजाहत साहब, अरे कोई बात नहीं सर, आप अब यहाँ जबरदस्ती आ रहे थे क्या सर? आपको जबरदस्ती लेकर आया क्या कोई इस डिस्कशन में डॉक्टर अब्दुल मन्नान, या अपनी मर्जी से आए सर? अपनी मर्जी से आए होंगे ना सर, लोकतंत्र है, अपनी मर्जी से आए होंगे तो ठीक है सर, अपनी मर्जी से आए ना, तो आप खुद सोच लीजिए, खुद सोच लीजिए। जिस मंच पर आप बैठे हैं आप उसका अपमान नहीं कर रहे, आप अपना खुद का अपमान कर रहे हैं, अपने विवेक का अपमान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मुफ्ती वजाहत जी 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 अभी आदरणीय साध्वी जी कह रही थी, मैंने अकबरुद्दीन का वो वीडियो सुना और वायरल होता रहता है, मुसलमान आज भी इसको वायरल करते रहते हैं, कि जिन्होंने भगवान राम की माँ के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। ये इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, चूंकि इनकी पार्टी के वो बड़े नेता हैं, चीफ पैटर्न हैं। अब ये निंदा करते रहे ओवैसी का, पूरा माहौल देश में, ओवैसी ने टू नेशन थ्योरी को पूरे देश में जिंदा किया है, तो ओवैसी ने किया, ये सब जानते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर तन तन से जुदा पर कोई बात, देखो मैं किसी का मतलब किसी का दिफा नहीं करूंगा,
मैं कह रहा हूं, एक बात बार बार कही जा रही है, महीनों से कही जा रही है, सर तन से जुदा कर भी दिया गया प्रैक्टिकली। अगर कोई कह भी दे तन तन से जुदा वाली बात, तो हम उसकी बात को लेकर के इन सब वाकयात को भूल नहीं जाएंगे कि जो सर तन से जुदा हो ही गया, हम उसको कैसे भूल जाएं। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, कानून से लेकर के धर्म तक, सब ये कहते हैं कि इंसान अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी उठा सकता है, बोल भी सकता है, हिफाजत भी कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का हिंदू बहुत ही सब्र वाला, शांति वाला है, और मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। जिस तरह की उदयपुर की घटना है, अमरावती की घटना है, हम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए इन बातों पर, चाहे जाए कि हम यहाँ उनको डिफाइन करने आ जाएं और हिंदुओं के अंदर कमी निकालने आ जाएं, सनातन धर्म को गालियां बकने आ जाएं। मैं इस बात से, इन स्कॉलर्स की और इन प्रवक्ताओं की इस बात से बहुत परेशान हूं। चाहे मुझे एजेंट बताएं, चाहे कुछ भी कहें, आम मुसलमान इनके खिलाफ है। जब ये चुनाव में गए हैं, टू नेशन थ्योरी को लेकर के ओवैसी साहब हर जगह नाकाम हुए हैं। किसी भी, यहां तक कि बंगाल जैसा स्टेट जहां कुछ भी, यानी ये बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, यूपी में बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, अब वो कहते हैं हमें भीड़ सुनने आती है। अरे भाई, आप कहीं बंदर नचाने लगो, रीछ भालू को नचाने लगो, जोकर को नचाने लगो, तमाशा करने लगो, तो भीड़ तो वहां भी इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या था, वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो मैं ये कहता हूं, इन सब बातों से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा इस बात से होगा कि हमारे अंदर जो कमी है, उस कमी को दूर करें और माफी की जगह माफी मांगे, कानून की जगह कानून को फॉलो करें। और यानी जो चीजें ये हैं कि अपने नौजवान को अच्छी तरबियत दें। हाँ, धर्म गुरु सब जो है इकट्ठा होकर के आए, और तन तन से जुदा वाली बात जो है उसको लेकर के आप इतना बड़ा ड्रामा नहीं कर सकते कि सर तन से जुदा वाली बात को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय शंकर तिवारी जी लगातार हाथ उठा रहे थे। जी विजय शंकर तिवारी जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि इस प्रकार की, जैसे आज नजीमुद्दीन ने अपना विषय रखा, हालांकि पहले वो उनके समर्थन में ही बोलते थे, आज उनके मन में क्या आया, क्यों बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसके पहले वो उनके समर्थन में आते थे। अगर इस प्रकार का विषय जो आज आप डिबेट करा रहे हैं, तो ये जो हमें बजरंग दल के लिए नंबर भेजने पड़े और जो आज प्रदर्शन करना पड़ा, शायद नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रारंभ हुआ और प्रारंभ में उनके साथ लोग खड़े हुए और बहुत सारे वर्ग, चाहे वो दल भी, वो पार्टियां भी जो सेकुलर के नाम से राजनीति करती है, वो खुश हो रही थी। जितनी धमकियां हिंदुओं को मिल रही थी उतनी खुश हो रही थी। इसलिए आम हिंदू जनता के मन में आक्रोश आया, उसका प्रदर्शन आज आपको जंतर मंतर में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इस दिशा में लोग विमर्श करते हैं, बात करते हैं, तो ये विषय खत्म हो सकता है, लेकिन ये तब जब ईमानदारी से किया जाए तब। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल इत्तिफाक है मुझे, बिल्कुल सही बात कही है। जी देखिए, मुफ्ती साहब का एक कमेंट मुफ्ती नदीमुद्दीन का, उसके बाद मैं वापस आपको मंच दूंगा। कभी भी हमने कट्टरपन का समर्थन किया नहीं, न करूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे हिंदुओं की तरफ से आए या मुसलमानों की तरफ से आए, दोनों निंदा करें। जहां तक नुपुर शर्मा की बात की निंदा है, वहीं देवी देवताओं की जब तौहीन की जाती है, शिवलिंग की तौहीन की जाती है, तो मुसलमान खामोश हो जाते हैं। उस पर भी मुसलमानों को निंदा करने की जरूरत है। एक दूसरे पर जब हम निंदा करते जाएंगे तो याद रखिए, इससे सौहार्द बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। अगर बोलेंगे तो दोनों मिलकर निंदा करें और देश को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की तालीम दें, एक दूसरे से डायलॉग करें। याद रखिए, सबसे बड़ा कोई भी इश्यू है वो डायलॉग से खत्म हो सकता है, हिंसा से नहीं खत्म हो सकता। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, प्यार, नफरत का जवाब प्यार है। आइए डायलॉग करें, किन किन चीजों पर हमारा आपका विरोध है, इख्तलाफ है, बैठे खत्म करें और देश को आगे लेकर के जाएं। क्या सही मायने में इस डायलॉग को होने देना चाहते हैं सियासी दल? डॉक्टर अब्दुल मन्नान तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसमें किसी आप लोगों को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, मामले को सुलझाने की बात कर रहे हैं, माहौल को सुधारने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, समाधान की बात कर लें। समाधान होना चाहिए। सारे सरकार को, मोदी जी को एक मीटिंग बुलाना चाहिए, हिंदू मुसलमान सबकी, सारे दलों की एक मीटिंग बुलाना चाहिए। और ये जो माहौल देश में फैला हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री को लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये देश हमारा है, ये देश जलना नहीं चाहिए। मैडम, मुझको आप कुछ भी कह लो, मैं सही बात बोलता हूँ। प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि ये देश हमारा है।
प्रधानमंत्री को समझाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री घर के बड़े हैं, प्रधानमंत्री घर के मालिक हैं। ओवैसी नहीं बुला सकते मीटिंग देश के लिए। तो घर का मालिक। आदित्य जी, मेरा एक सवाल है, क्या ओवैसी साहब मीटिंग नहीं बुला सकते देश के लिए? ओवैसी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? भाई ओवैसी साहब भी तो बुला सकते हैं मीटिंग, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे देश के नागरिक हैं भाई, अरे भाई देश के नागरिक है, बुला सकते हैं मीटिंग। ये सब नौटंकी जो हो रहा है, अरे भाई देश के नागरिक हैं। आने वाले दिनों में जिस दिन, अरे भाई प्रधानमंत्री सपना दिन में वो भी सपना, कोई ढंग की बातें करो, कोई ढंग की बातें करो। मैं दिखाऊंगा कि हैदराबाद में भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी का एमपी बनेगा, मैं दिखाऊंगा। थोड़ा शांत रहो, जो लोग गए सपना मत देखो, सपना मत देखो, सपना मत देखो, सपना मत देखो मेरे भाई। ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओवैसी देश के सदस्य मेंबर, देश के एक इंसान है, तो वो भी बुला सकते हैं। तो फिर मैं काम की अपील कर लूं देश से। ऐसा है कि क्या अपील करोगे आप? दंगा भड़काने की अपील? ऐसा है मौलाना, यार चुप रहोगे नहीं? चुप रहोगे? सुनो, नहीं आपकी अपील नहीं, पहले ओवैसी साहब से अपील कराइए, पहले दोनों भाइयों से अपील कराइए। आपकी क्या हैसियत है? आज प्रवक्ता, कल को आपको हटा देंगे। कहाँ से चले आए हो? अरे भाई आपकी हैसियत क्या है मेरे भाई? ओवैसी साहब कहाँ तुम यार? ओवैसी साहब पहले ओवैसी साहब से अपील कराइए ना। साहब बैरिस्टर है, ओवैसी साहब 2 बार सांसद रत्न रह चुके हैं। ओवैसी साहब जब भाषण देते हैं पार्लियामेंट में तो लोग पिन ड्रॉप सुनते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो एमपी हैं, वो देश के नागरिक हैं, वो भी राष्ट्रवाद में काम करना चाहते हैं, तो वो मीटिंग बुला ले। प्रधानमंत्री क्यों मीटिंग बुलाए? तुम क्यों नहीं कुछ करना चाहते हो? तुम आग लगाओ और प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाए, तुम आग लगाओ और प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाए, और तुम्हें बुलाए वो भी। बोल रहे हैं तो आदमी क्यों बोल रहा है बीच में? किराए का आदमी पकड़ के ले आते हो, बोलने लगता है बीच में। आए हाय किराए का। और तुम क्या डीजल पे आए हो? जो बोल रहा हूँ तो बोलने दो ना। शर्म नहीं आती तुम्हें? सुनो, अगर हम अपने लोगों को सही कर लेते, हम अपने लोगों को सही कर लेते तो देश का 200 करोड़ हिंदू आज मायूस नहीं होता। हमने अपने लोगों को सही नहीं किया, हमने अपनी गलत पॉलिसी को डिफाइन किया है। हमने अपने आतंकवाद को जो है बचाने की कोशिश की, उनको सुधारने की कोशिश नहीं की। आज 100 करोड़ हिंदू मायूस हो चुका है, आज 100 करोड़ हिंदू मायूस हो चुका है, तुम जैसे लोगों से मायूस हुआ है। नाथूराम गोडसे जो है आतंकवादी था इस देश का। हाँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अगर हम अपने लोगों को सही करते तो आज हिंदू मायूस नहीं होता। बहुत सब्र किया उसने बहुत सब्र किया। डिबेट कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, देखिए सारे पैनलिस्ट इस वक्त हंस रहे हैं। सुन लीजिए सर, अभी आप बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बता रहे थे सर। सुन लीजिए, जनता जनार्दन है सर। आप कह रहे हैं तुम क्या हो और असदुद्दीन ओवैसी क्या है? आप मुफ्ती वजाद कासमी से ये पूछ रहे हैं सर। स्क्रीन में तो नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं असदुद्दीन ओवैसी, जनप्रतिनिधि, सांसद, इसकी नुमाइंदगी करते हैं। आप जनता को ये कह रहे हैं कि जनता क्या है? जनता को क्वेश्चन कर रहे हैं आप, क्योंकि आपसे सवाल पूछ रही है, आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल आपको चुभ रहे हैं, तो आप सवाल पूछ, आप कह रहे हैं आप कौन हैं, आप क्या हैं? जिस जनता ने आपके नेता को पार्लियामेंट पहुंचाया, लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाया, आज आप पूछ रहे हैं क्या है? आदित्य एक बात बताओ, प्लीज ये किस तरह की भाषा है सर? अगर ये ओवैसी सब पार्टियों को बुला करके बात कर लेते, किस बात का सर? तो ये सब हालात होते आज। घमंड हमें नहीं है, घमंड तो बीजेपी सरकार को। और जो वो सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आप प्रधानमंत्री से तो बार बार कह रहे हैं, आप आते हैं, एआईएमआईएम के दूसरे प्रवक्ता आते हैं, ओवैसी साहब भी आते हैं, प्रधानमंत्री मीटिंग बुला लें। असदुद्दीन ओवैसी को किसने रोका है भाईचारा बढ़ाने से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी पार्टी को किसने रोका है? आप कॉल कर लीजिए, आप कॉल कर लीजिए मीटिंग। प्रधानमंत्री है क्या असदुद्दीन ओवैसी? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना। राजनीतिक दल है, आप इस देश में नहीं है। एक सेकंड, सारी जिम्मेदारी इस देश में सरकारों की है। आप तो कह रहे हैं सरकार नाकाम है, आप ही की दलील है ना सरकार नाकाम है। आप सक्षम है, सरकार को आप नाकाम बता रहे हैं, आप सक्षम है, आपके नेता ही इतिहास लिखा जाएगा अब्दुल मन्नान, जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम होगा गद्दारों में और टू नेशन थ्योरी को जिंदा करने वालों में। पूरा देश का मुसलमान याद रखेगा कि ओवैसी ने इस देश में टू नेशन थ्योरी को जिंदा किया था। पूरा देश याद रखेगा, मुसलमानों की नस्लें याद रखेंगे तुम्हें। सरकार ना कमजोर पड़ी होती तो मीटिंग बुला लीजिए ना, बस आरोप ही लगाएंगे बैठकर, बस यही बताएंगे कि सरकार नाकाम है। आप भी कुछ काम कर लीजिए, फिर आप जिम्मेदारी निभा लीजिए।
ऑन स्क्रीन है। आप सशक्त बना दीजिए इस देश को। कैप्टन रिजवी मुस्कुरा रहे, कैप्टन रिजवी। हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसको एक्सेप्ट किया कैप्टन रिजवी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए थोड़ा सा। अभी दूसरे गेस्ट जब कंस्ट्रक्टिव बातें ही कर रहे थे तब आप उन्हें सर्टिफिकेट बांट रहे थे, फिर आप जनता को कह रहे थे, आप पूछ रहे थे अरे आप क्या है, वो तो बैरिस्टर ओवैसी हैं। पार्लियामेंट जनता ही पहुंचाती है सर, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, उसी का मान रखना पड़ता है, उसी की सुननी पड़ती है, समझिए। कैप्टन रिजवी, कैप्टन रिजवी, अब्दुल मन्नान साहब सुनिए, मेरी बात को सुनिए पहले आप। अब्दुल मन्नान साहब देखिए, आपकी पार्टी का जो भी एजेंडा हो, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, आप भी पार्टी के प्रवक्ता हो, एक प्रवक्ता और आते हैं वो भी इसी तरह बोलते हैं, सेम लैंग्वेज है, सेम टेक्स्ट है जिसको आप लोग आके टीवी पर बोलते हैं। कम से कम ये भी तो बताया करिए मुसलमानों के लिए क्या प्रोग्राम आपके पास है। ये कत्लेआम होता है, दुनिया भर की बातें होती है, मुसलमानों की तरफ से होती है, इतनी बड़ी हिंदुस्तान की आबादी है, कोई आपका ऐसा प्रोग्राम है कि आप उनको एजुकेट करें, मौलवियों को जाके समझाएं, मदरसों के अंदर पढ़ाने वालों को समझाएं, जो आप लोगों ने बना रखे हैं, सारे मदरसे चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ के मौलवियों को रिफ्रेश कोर्स कराया जाए, उनको हिंदुस्तानी बनाया जाए, बच्चों को तरबियत अच्छी दी जाए, उनका हेल्थ का ख्याल रखा जाए। आप तो नेतागिरी करने लगते हैं बैठ करके। ये जितने सर काटने या बदन काटने की बात ना हो, कतई ना हो, क्योंकि आप कैसे लीडर बैठे हुए हैं जो मुसलमानों को हिंदुस्तान की मेन धारा से दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि वो हिंदुस्तानी पूरे बने। आप जाके गली कूचों से लेकर के गांव बस्तियों में जाकर के जहर घोलते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार में मैं नाम किसका लूं, ऊपर से लेकर सबके खिलाफ आप बोलते हैं। आपकी स्पीच है, आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि दोनों मिल करके, दोनों कौमें मिल करके बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, एक मिल करके प्रोग्राम बनाए, वो आपके पास नहीं, क्योंकि आपकी राजनीति उस दिन ठंडी हो जाएगी। और बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, न यूपी में किया, न बिहार में किया, न बंगाल में किया, लेकिन आप कोशिश जारी कर रहे हैं। किस एजेंडे के तहत कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं, आप टीवी पर बैठ करके जो भी बातें करें, आप मजाक बनाए, आप मोदी मीडिया करें, सब करें, लेकिन आपके पास नहीं, इसमें बहुत मुस्कुराने की बात नहीं है सर। ये वेकअप कॉल है आपके लिए, ये वेकअप कॉल है। नदीमुद्दीन साहब बोलिए, मुफ्ती नदीमुद्दीन। अभी कल ही तेलंगाना में पुलिस ने कई लोगों पर देशद्रोही का, मुसलमानों पर केस दर्ज हुआ है। वो बच्चे आज जा रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? कौन भड़क रहा है और कौन भड़का रहा है? उनके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बच्चे अगर जा रहे हैं तो समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि समाज उनको सही तालीम दे। आज किस लिए जा रहे हैं? मैं कहता हूं कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है? क्या हम अपने बच्चों को सही जिम्मेदारी निभाने से भाग रहे हैं? हम अपने बच्चों को समझाने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। और जो हमने सवाल पूछा था, 90% लोगों की राय यही, भड़काऊ बयानों के खिलाफ होने वाला एक्शन फिलहाल सिलेक्टिव है। ऐसा जो हमें रिस्पांस मिला उसमें से 90% लोगों की राय यही कह रही है। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो श्रीलंका से है। श्रीलंका से जुड़े अपडेट्स लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका की संसद के स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में इस्तीफे की मांग की गई थी। ये सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई उसमें पीएम के इस्तीफे की मांग की गई थी। स्पीकर दिनेश गुणावर्धना, उनका नाम केयरटेकर प्रेसिडेंट की रेस में आगे बताया जा रहा है। तो संसद के जो स्पीकर थे उनके द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हुई थी। इसमें पीएम से इस्तीफे की मांग की गई थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, जिनके घर के बाहर प्रदर्शन भी, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले जो प्रेसिडेंट हाउस था उसका कंट्रोल, जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां चले गए थे। सड़क पर किस तरह से आक्रोश देखने को मिला था, वो उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आज आपने पूरे दिन देखी हैं। और श्रीलंका की इकोनॉमी को लेकर आप बीते कई महीनों से लगातार सुन रहे हैं कि वहां पर श्रीलंका में हालात चरमराती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर काफी ज्यादा अनरेस्ट वहां पर था। तो दो इस समय प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। एक तरफ हमने आपको ये बताया था कि जो राष्ट्रपति भवन, वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किस तरह से अंदर दाखिल हो गए थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जो अब भी अपने पद से इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें
प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग उठी थी, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा देने के मूड में नहीं है।